हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 27 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारतीयों को विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। इंपीरियल विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। चुने गए सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना था। केंद्रीय परिषद में चुनाव हेतु मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जॉन मार्ले ने इस बात पर सहमति जताई कि कुछ सुधार इसलिए किए जाने थे ताकि मुस्लिमों के साथ साथ नरमपंथियों को भी शांत किया जा सके। तो उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार नामक उपाय का एक समूह तैयार किया और इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीयों को विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की इसमें अनुमति दी गई। तो आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। यहाँ पर आप ये देखेंगे, इंपीरियल विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय परिषदों में एक गैर आधिकारिक बहुमत की शुरुआत की गई, लेकिन इनमें से कुछ गैर अधिकारियों को निर्वाचित नहीं किया गया था, इसलिए समग्र रूप से गैर निर्वाचित बहुमत में बने रहे। तीसरा वाला कथन यहाँ पर यह गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है चुने गए सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना था। देखिए यह कथन गलत है। निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। स्थानीय निकायों को एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करना था जो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। प्रांतीय विधान परिषद केंद्रीय विधायिकाओं के सदस्यों का चुनाव करती थी। चौथा वाला कथन आपका जो है, ये वाला कथन आपका ये भी सही नहीं है। आप ये देखेंगे कि पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव हेतु मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी और यह भारत के लिए सबसे हानिकारक कदम था। देखिए यहाँ पर चौथा वाला कथन गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय परिषद में चुनाव हेतु मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। नहीं, इसमें मांग को स्वीकार कर लिया गया था, यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की बात इसमें कन्फर्म कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए, केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है, इसने भव ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की। इसने कर्म के सिद्धांत एवं आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को खारिज कर दिया। राजा राम मोहन राय को आप लोग भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में आप जानते हैं। तो वह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने अगस्त 1828 में, यानी ये इसकी जो स्थापना हुई है वो अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने भव ईश्वरवाद मूर्ति पूजा की निंदा की। राय ने एक ईश्वरवाद में अपना विश्वास रखा, यानी एक ईश्वर का मतलब क्या है, केवल एक ईश्वर में अपना विश्वास। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की एक रचना लिखी और अपना दावा सिद्ध करने के लिए प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। वेदों और 5 उपनिषदों को बांग्ला में उन्होंने अनुवाद भी किया। सेकंड वाला जो कथन है ये कथन सही नहीं है। इसने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत यहाँ पर नहीं अपनाया है। तो यहाँ पर एक खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता, यानी इन्होंने कोई निश्चित मत इस पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है आपका, वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा की सिफारिश की। इसने स्त्री एवं व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया। देखिए 1854 में, यानी 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर घोषणा पत्र या डिस्पैच तैयार किया, जिसे वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह दस्तावेज
भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना को प्रकट करता था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी में शिक्षण प्रदान करने के निर्देश इसमें दिए और उसकी सिफारिश की। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर थर्ड का सी, यानी एक और दो दोनों। चौथा प्रश्न है अब आपका, भारत में यूरोपियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, डच भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। वर्ष 1498 में भारत आए वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के शासक ने किया था। कालीकट, कन्नूर और कोचीन डचों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। देखिए आपका पहला वाला कथन ये सही नहीं है। मई 1498 में 1498 में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती जहाज कप्तान के सहयोग से वास्को डिगामा 3 जहाज़ों के साथ भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा और इस प्रकार पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, ना कि डच। यानी कि ये जो पुर्तगाली थे ये भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, ना कि डच। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन, इन्होंने जैसे यूरोपियों की मंशा पर कोई संदेह नहीं हुआ, इन्होंने वास्को डिगामा का मित्रवत स्वागत किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये कथन आपका सही है। तीसरा वाला कथन यहां पे लिखा हुआ है, कालीकट, कन्नूर और कोचिन डचों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। देखिए ये तीसरा वाला कथन यहां पर सही नहीं है। एक बार यानी कि ये वास्को डिगामा है, ये एक बार फिर 1501 में फिर से ये भारत आया और उसने कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। धीरे धीरे कालीकट, कन्नूर और कोचिन पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यानी ये सभी जो कालीकट, कन्नूर और कोचिन है ये डचों के नहीं बल्कि पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अधिनियम का वर्णन करता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए ये जो विशेषताएं हैं ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हैं और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर नींव रखी गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया और अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की एक स्थापना की गई। तो ये विशेषताएं आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पांचवें का भी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। छठवां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में लाए गए निम्नलिखित अधिनियमों विनियमों का सही कालानुक्रम क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, शारदा एक्ट, सम्मति आयोग अधिनियम, बंगाल रेगुलेशन एक्ट। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर बात करें आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की, तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम था ये ब्रह्म समाज ने जो है विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे को अपने एजेंडे में प्रमुखता से रखा था और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने कई कदम भी उठाए थे। लेकिन मुख्यतः संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। यानी ये जो अधिनियम था 1856 में ये पारित किया गया। अब बात कर लेते हैं शारदा एक्ट की। शारदा एक्ट जो था 1930 में लाया गया था और इसके जरिए उस समय जो बच्चों यानी जो शादी की उम्र थी, जैसे बॉयज़ की जो उम्र थी वो 18 कर दी गई और गर्ल्स की उस समय एज 14 कर दी गई। स्वतंत्र भारत में फिर से एक जो है यहाँ पर अधिनियम लाया गया है। स्वतंत्र भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया 1978 में और फिर यहाँ पर आप देखेंगे फिर से इसमें संशोधन किया गया
शारदा एक्ट में। और उस समय फिर बॉयज़ की जो एज थी वो कितनी कर दी गई, 21 कर दी गई, और गर्ल्स की एज कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। तो यहाँ पर ये आपका शारदा एक्ट 1930 में लाया गया है। अब बात कर लेते हैं, अगला है सम्मति आयु अधिनियम। देखिए, सम्मति आयु अधिनियम जो है ये बाल विवाह पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए ये अधिनियम लाया गया है। तो पारसी सुधारक हुए हैं BM मालाबारी, तो इनके अथक प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया, यानी ये 1891 में ये वाला अधिनियम पारित किया गया है। और इसने, आप ये देखेंगे, इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगा दी गई है। सम्मति आयु अधिनियम के जरिए 12 साल की कम एज की जो लड़कियां होती थी इनके विवाह पर रोक लगा दी गई है। तो ये एक बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए यह अधिनियम लाया गया था। अब है आपका बंगाल रेगुलेशन एक्ट। बंगाल रेगुलेशन एक्ट की बात करें हम तो राजा राममोहन के नेतृत्व में प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों के अभियान के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया और इसे आपराधिक अदालतों द्वारा संदोष हत्या के रूप में दंडनीय बनाया। 1829 का जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट है ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और फिर 1830 में कुछ संशोधन के साथ इसका विस्तार मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में भी किया गया। यानी बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 1829 में लाया गया है और इसके जरिए सती प्रथा के उन्मूलन की इसमें बात की गई है। तो आप इनका सही क्रम आप लगा दीजिए, यानी पहले चौथे नंबर का है, फिर आपका पहला है, फिर आपका कौन सा है, फिर आपका तीसरा है, फिर आपका दूसरा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 681, 4 1 3 2। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित कर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण में कर दिया। कर्जन के समय ही मुख्यतः प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम लागू किया गया था। देखिए, कर्जन ने शिक्षण संस्थानों में शिक्षा और अनुशासन के स्तर में गिरावट का एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाया। उसके अनुसार विश्वविद्यालय राजनीतिक क्रांतिकारियों के उत्पादन के कारखाने बन गए थे। शैक्षणिक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उसने वर्ष 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसे देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी आयामों पर विचार करना था। आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लेकर आया, जिसने सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत कर दिया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यह भी आपका सही है। भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में अधिनियमित किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी ये भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम ने रानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। यद्यपि देश के प्रशासन का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ब्रिटिश ताज द्वारा ग्रहण किया गया था, कंपनी का शासन भी जारी रहा। ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी द्वारा भारत के सत्ता धारण की घोषणा लॉर्ड एलनबरो ने की थी। अधिनियम में भारत के लोगों से ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया था। जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ है, तो 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों और प्रशासनिक प्रणाली में दूरगामी परिवर्तनों को जन्म दिया है। तो विद्रोह के पूर्ण दमन से पहले ही 2 अगस्त 1858 को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया था। इस अधिनियम ने रानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की साम्राज्ञी घोषित किया और भारत सचिव की नियुक्ति का प्रावधान किया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। जो आपका भारत का प्रशासन है, इसका प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ब्रिटिश ताज ने धारण कर लिया था और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यहां पर लिखा हुआ कंपनी का शासन जारी रहा, इस वजह से आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन ये भी गलत है। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को जारी रानी की उद्घोषणा के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी द्वारा भारत की सत्ता धारण की घोषणा की गई। यानी ये लॉर्ड एलनबरो नहीं है बल्कि कौन है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये घोषणा की गई है, ना कि एलनबरो के द्वारा। तो आपका तीसरा वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा।
चौथा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत के लोगों से ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का इसमें वादा किया गया। तो यहां पर आपका चौथा वाला सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 4 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, केवल 1 और 4। 9वां प्रश्न है आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ किस घटना पर आधारित है? पोलीगार विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बंगाल का विभाजन, मोआ मोरिया विद्रोह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 में बंगाल के 24 परगना जिले के कतलपारा गांव में हुआ था और ये प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक और पत्रकार थे। इन्होंने 1882 में आनंद मठ प्रकाशित की और इसमें बंगाल के सन्यासी विद्रोह, जो कि 18वीं सदी के अंत में हुआ था, इस पर आधारित ये है और ये एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। आनंद मठ अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का पर्याय बन गया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पर ये लिखा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? अल्लूरी सीताराम राजू गांधी से प्रेरित थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में छापामार आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। इनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। इन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब नहीं पीने के लिए भी प्रेरित किया। अल्लूरी सीताराम राजू के व्यक्तित्व से जो चमत्कृत लोग थे, तो उन लोगों का इनमें विश्वास ये था कि अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो ईश्वर के अवतार है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में छापामार आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहां पर आप देखेंगे जो गूडेम विद्रोही हैं, तो गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध भी किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, आपको बताना है। पहला है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन वर्ष 1936 में फैजपुर अधिवेशन के दौरान किया गया था। वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। देखिए, 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन है 1937 का, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे और केटी शाह इसके जनरल एडिटर थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 39वां वार्षिक अधिवेशन था, तो इस अधिवेशन में वर्ष 1924 में बेलगांव में जो आयोजित हुआ था, यानी ये 1924 में बेलगांव में अधिवेशन आयोजित हुआ था और महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है। ये देखिए, ये फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी केवल एकमात्र अधिवेशन है ये, और ये 39वां अधिवेशन है 1924 में। कहां पर? बेलगाम में आयोजित हुआ है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और ये केवल एकमात्र है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 11वें का सी, 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 फ्रांसीसी आक्रमण की प्रत्याशा में लागू किया गया था। आपका पहला वाला कथन गलत है। लॉर्ड रिपन को नहीं, बल्कि लॉर्ड मैडकॉफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड मैडकॉफ ने 1823 में लाइसेंसिंग अधिनियम को निरस्त कर दिया था और इस प्रयास के कारण उन्हें भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। यानी लाइसेंसिंग अधिनियम कब खत्म किया गया? 1823 में। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799, तो ये भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेजली ने यह अधिनियम लागू किया था तथा सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी, केवल सेकंड। 13वां प्रश्न है आपका, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है?
इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसने बंबई और मद्रास सूबे को विधायी शक्तियां प्रदान की। इसने लोक सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू की। आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट 1933 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। यहां पर लिखा हुआ है इसने बंबई और मद्रास सूबे को विधायी शक्तियां प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। यानी उनकी विधायी शक्तियां प्रदान नहीं की, बल्कि उनकी शक्तियों से उनको वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां यहां पर दी गई हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। तीसरा वाला कथन यहां पर लिखा हुआ है कि इसने लोक सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू की। यह भी गलत है। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था और खुली प्रतियोगिता द्वारा चयन का प्रावधान चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया, न कि 33 के द्वारा। यानी इसमें बात तो कही गई थी, लेकिन जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का दबाव बना तो वो बात यहां से निकाल दी गई। तो ऐसे करके जो चार्टर एक्ट 1853 का आया है, इसने लोक सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है, न कि 1833 ने। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में पहला नगर निगम कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था। लॉर्ड मेयो के 1882 के प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना गया है। भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1687-88 में मद्रास नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया था, जिसको वर्तमान में आप चेन्नई के रूप में जानते हैं। तो यहां पर कोलकाता नहीं है, बल्कि मद्रास नगर निगम, जिसको वर्तमान में चेन्नई के रूप में जाना जाता है, यह स्थापित किया गया था। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत है। सेकंड वाला कथन यह भी गलत है। लॉर्ड मेयो नहीं, बल्कि लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना गया है और लॉर्ड रिपन ने भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो यहां पर आपका एक और दो कथन दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का डी, ना तो एक और ना ही दो। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग से जुड़े थे। जॉर्ज अरुंडेल, मदन मोहन मालवीय, M.K. गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी कि इसकी स्थापना, जो होम रूल लीग की स्थापना हुई है, ये 1916 में जो बेलगाम में आयोजित INC का जो सम्मेलन है, तो इसमें तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट ने अपने थियोसोफिकल अनुयायी जॉर्ज अरुंडेल को आयोजन सचिव बनाते हुए होम रूल लीग के गठन की इन्होंने भी घोषणा की है। दोनों लीग अपनी गतिविधियों के क्षेत्र का सीमांकन कर किसी भी आपसी संघर्ष से बचे रहे। तिलक की लीग को महाराष्ट्र ने, इसमें बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में काम करना था, जबकि शेष भारत के लिए एनी बेसेंट की लीग को प्रभार सौंपा गया था। जून 1917 में मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों, इसमें BP बार्डिया और जॉर्ज अरुंडेल थे, इनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। इसका देशव्यापी विरोध हुआ और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, M.A. जिन्ना, इन जैसे कई प्रमुख नेता होम रूल लीग के सदस्य बने गए। एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में रिहा कर दिया गया और वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने इसकी अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष चुना था और एक वर्ष के अंदर ही इस निकाय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, ताकि एक संयुक्त भारतीय राजनीतिक मोर्चा तैयार हो सके। तो यहाँ पर ये सभी जो व्यक्ति हैं, ये इन दोनों से जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 15 का डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय
होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग से जुड़े थे, यानी ये सभी व्यक्ति जुड़े थे। तो सही आंसर है 15 का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।